तो आज हम लोग पौधों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का दूसरा भाग देखेंगे। अगर आप इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप उसका पहला भाग देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो का दूसरा भाग, पौधों में पोषण। तो देखिए ये पौधा है। अब हम ये बताएंगे कि क्या ये पौधा अपने भोजन के लिए कहीं जाता है या इस पौधे को कोई भोजन देता है। जिस तरह मनुष्य को एवं जीव जंतु को कहीं और से भोजन प्राप्त होता है, उस तरह क्या इस पौधे को कोई भोजन देता है या ये पौधा भोजन के लिए कहीं जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजन के लिए पौधे कहीं नहीं जाते। पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और पौधा अपना भोजन जिस विधि के द्वारा बनाता है उस विधि को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आमतौर पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है। जिस क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो एक आमतौर पे एक साधारण रूप में हम ये कह सकते हैं कि पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो आइए अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन पौधों में आखिर ऐसी क्या विशेषता होती है जिस वजह से ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरह हम अपने घरों में, हमारे घर में जिस तरह रसोई घर होता है जहाँ हमारी मम्मी खाना बनाती है, उस तरह इन पौधों में भी एक रसोई घर होता है। क्या आप जानते हैं कि वो रसोई घर कौन सा है? तो इन पौधों में जो रसोई घर होता है उसका नाम है पत्ती। इसकी जो पत्तियां हैं वो इसके लिए रसोई घर का काम करती हैं। तो हम एक बड़ी पत्ती को लेते हैं, बड़े पत्ते को लेते हैं और इसको देखते हैं। ये एक पत्ती है और ये पत्ती जो है ये पौधों के लिए भोजन बनाती है। अगर हम पत्ती की बनावट की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि पत्तियां इस प्रकार होती है और इसका उल्टा साइड जो होता है पत्तियों का वो इस प्रकार से होता है। और इन पत्तियों के उल्टे पृष्ठ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। छोटे छोटे छिद्र है, रंध्र है, जिसको हम स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। और यह रंध्र या स्टोमाटा जो है पत्तियों में बहुत अहम भूमिका निभाती है। रंध्र जो है उसके द्वारा पत्तियां बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। विभिन्न पत्तियों में, विभिन्न प्रकार के पौधों की पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन का जो दर है वो भिन्न भिन्न होता है। इसके अलावा विभिन्न पौधों की पत्तियां जो होती है उसमें स्टोमाटा का जो छिद्र है उसका माप भी अलग अलग होता है। तो इन दो चीजों को, जैसे कि हम रंध्र के माप को या बाष्पोत्सर्जन की दर को कैसे जानते हैं उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो युक्तियां हैं। पहली युक्ति या साधन जो है पोरोमीटर। पोरोमीटर के द्वारा हम रंध्र के छिद्र को मापते हैं। पोरोमीटर के द्वारा रंध्र के छिद्र को मापा जाता है। और दूसरा युक्ति जो है वह है पोटोमीटर। पोटोमीटर के द्वारा हम बाष्पोत्सर्जन की दर को मापते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पोरोमीटर से हम किसी पत्ती के स्टोमाटा के छिद्र को मापते हैं और वहीं पोटोमीटर के द्वारा हम किसी पत्ती द्वारा बाष्पोत्सर्जन की दर को मापते हैं। अब हम पत्तियों में रंध्र या स्टोमाटा की बनावट की बात करें तो कुछ इस प्रकार दिखता है। ये एक खुला हुआ रंध्र है, मतलब किसी पत्ती का खुला हुआ स्टोमाटा का चित्र है। तो इस स्टोमाटा में हम देखते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसके साथ एक रक्षक कोशिका भी होती है जिसको गार्ड सेल कहते हैं हम अंग्रेजी में। रक्षक कोशिका जो है क्लोरोप्लास्ट और स्टोमाटा की रक्षा करती है। तो ये स्टोमाटा की बनावट इस प्रकार होती है। अब हम अगर पत्तियों की बात करें, जिसे हम पौधे का रसोई घर कहते हैं या पौधे का खाद्य निर्माण का फैक्ट्री भी कहते हैं, तो अगर हम इन पत्तियों की आंतरिक रचना की बात करें तो आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखते हैं। तो ये पत्ती की आंतरिक रचना है और इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले आता है क्यूटिकल। क्यूटिकल, उसके बाद आता है एपिडर्मिस, उसके बाद पैरेन्काइमा, उसके बाद हम जाइलम देखते हैं, जाइलम के बाद फ्लोएम देखते हैं
फ्लोएम के बाद निचला एपिडर्मिस देखते हैं, इसके बाद स्टोमाटा देखते हैं। तो एक एक करके जाने कि क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल एक तेलीय परत है जो पत्तियों के ऊपर पाया जाता है, जो इसे नमी से बचाता है। इसके बाद आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो पत्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक पत्तियों में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का उत्तक है जो कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करता है एवं पौधे द्वारा तैयार भोजन को स्टोर भी करता है। इसके बाद आता है जाइलम। यह भी एक खास प्रकार का उत्तक है जो कि जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद आता है फ्लोएम। यह भी एक खास प्रकार का उत्तक है जो कि पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसके बाद आता है निचला एपिडर्मिस। इसका भी वही कार्य जो अपर एपिडर्मिस का कार्य था, मतलब पत्तियों को सुरक्षा एवं संरचना प्रदान करना। इसके बाद आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा जो है ये हमने पहले भी देखा कि ये गैसीय आदान प्रदान में सहायता करता है, बाष्पोत्सर्जन में सहायता करता है, इसके थ्रू ही बाष्पोत्सर्जन होता है। यहाँ हम देखते हैं कि स्टोमाटा में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके थ्रू जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर की ओर निकलता है। तो इस प्रकार हम किसी पत्ती की आंतरिक संरचना को देखते हैं और समझते हैं। अब हम देखते हैं कि इन पत्तियों को भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं। पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सबसे पहले क्लोरोफिल, जिसको हम पर्णहरित भी कहते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जल की आवश्यकता होती है तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश से पत्तियों को प्रकाश एवं ताप, ये दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। तो इन चीजों में से अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल पत्तियों के आंतरिक संरचना में पाया जाता है। ये पत्तियों में पाए जाने वाले कोशिकाओं के हरित लवक में पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य का प्रकाश पत्तियों को पर्यावरण से प्राप्त होता है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर पत्तियां जो है अपना भोजन तैयार करती हैं। हम जानते हैं कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रक्रिया है वो हरे पौधों में होती है। तो अगर हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे में होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हरे पौधे के अलावा कुछ लाल एवं भूरे रंग के पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जैसे कि कुछ समुद्री घास एवं अन्य प्रजाति के पौधे जो कि लाल या भूरे होते हैं, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे का हरा होना उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल या पर्णहरित का पाया जाना। तो आइए जानते हैं कि क्लोरोफिल या पर्णहरित क्या है। क्लोरोफिल या पर्णहरित एक प्रकार का उत्प्रेरक है। यहाँ उत्प्रेरक कहने का अर्थ यह है कि ये क्लोरोफिल या पर्णहरित जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को घटा या बढ़ा सकता है, इसलिए हम क्लोरोफिल को उत्प्रेरक की तरह देखते हैं। हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल केवल हरित लव को, जिसे हम अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसी में पाया जाता है। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल केवल हरित लवकों में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, कभी कभी हमारे मन में ऐसी दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है कि आखिर क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है। कभी कभी हम इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम अगर अलग करके देखें तो हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हरित लवक कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट पौधे के पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग है, अर्थात पौधे की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। वहीं क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल पत्तियों की कोशिकांग में पाया जाने वाला वर्णक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है, वहीं क्लोरोफिल एक वर्णक है।
तो यहाँ अंतर हम स्पष्ट अब कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग है और क्लोरोफिल वर्णक है। अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल 4 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है क्लोरोफिल ए, जिसे हम पर्णहरित ए कहते हैं। दूसरा क्लोरोफिल बी, जिसे हम पर्णहरित बी कहते हैं। और तीसरा जो है कैरोटीन, और चौथा जो है ज़ैंथोफिल है। अगर हम इन विभिन्न भागों के कलर को देखें, रंग के बारे में देखें, तो क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी का रंग जो है वो हरा होता है, वहीं कैरोटीन का रंग जो होता है पीला होता है, और ज़ैंथोफिल का रंग जो होता है वो भूरा होता है। तो इस प्रकार हमने 4 प्रकार के क्लोरोफिल को जाना और चारों के रंग के बारे में जाना। जहां क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है, वहीं कैरोटीन पीले रंग का होता है और ज़ैंथोफिल भूरे रंग का होता है। और ये चारों जो वर्णक हैं, और ये वर्णक के जो 4 प्रकार हैं, ये चारों प्रकार प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, अर्थात वे कारक जिनसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला कारक आता है प्रकाश, जिसे हम लाइट कहते हैं। दूसरा कारक है ताप या टेम्परेचर। तीसरा कारक है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा कारक है जल या वाटर। तो यहाँ हम अगर बात करें प्रकाश की, तो लाल और नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तीव्र होती है, और अन्य रंगों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी होती है, ना के बराबर होती है। वहीं अगर हम ताप की बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त ताप माना गया है। और यहाँ एक चीज और बतलाना चाहेंगे कि 0 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस के बाद प्रकाश संश्लेषण की दर दोगुनी हो जाती है, और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच प्रकाश संश्लेषण का दर जो है सर्वोच्च रहता है, अर्थात सबसे अधिक रहता है। वहीं 35 डिग्री सेल्सियस के बाद धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में 0.03% है। इसका सांद्रण कुछ मात्रा में बढ़ाकर हम प्रकाश संश्लेषण के दर को बढ़ा सकते हैं और अच्छे उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी वजह से किसान जो है ग्रीन हाउस में कुछ फसलों को लगाते हैं, जहां की वे कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण कुछ हद तक बढ़ाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण अधिक बढ़ने से भी प्रकाश संश्लेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं अगर हम जल की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए, और पौधे जितना जल ग्रहण करते हैं उसमें से केवल 1 से 3% ही वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्ते सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्यावरण से जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं एवं ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में विमुक्त करते हैं। हम देख सकते हैं कि पत्ते जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं एवं ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में विमुक्त करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि पत्तियां पौधों के लिए कैसे भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, और पत्तियां किन किन पदार्थों का प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, और प्रकाश संश्लेषण किन किन कारकों से प्रभावित होता है। अब हम अगर परिभाषा की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है, जिसके तहत पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं। फिर से हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है, जिसके तहत पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं। इसके समीकरण की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं 6CO2 + 12H2O
सूरज के प्रकाश की उपस्थिति एवं पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल ये मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, जो कि C6H12O6 होता है। इसके अलावा इस प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है और जलवाष्प के रूप में कुछ जल की मात्रा भी विमुक्त होती है। तो इस प्रकार ये प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया जो है संपन्न होती है। अगर हम पूरे विश्व में प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो हम देखते हैं कि विश्व का 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों द्वारा होता है, शेष 10% स्थलीय पौधों द्वारा होता है। तो यहाँ हमने देखा कि शैवाल या एल्गी के द्वारा विश्व का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है और शेष 10% स्थलीय पौधों द्वारा होता है। यहाँ हम शैवाल के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो शैवाल जो है ये निम्न श्रेणी का पौधा होता है, जो कि जलीय क्षेत्रों में या नमी वाले स्थान पर पाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने जाना कि पोषण क्या है, पोषण की विधियों के बारे में जाना, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना। अब हम इसी चैप्टर से संबंधित कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल आता है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। आपको यहाँ ये बतलाना है कि पोषण जीवों के लिए क्यों जरूरी है, इसका जवाब आप लिखेंगे। और दूसरा सवाल है कि जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियाँ कौन कौन सी हैं। पोषण की जो 2 मुख्य विधियां हैं उस विधि को आपको लिखना है। तीसरा सवाल है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ आपको परजीवी एवं मृतजीवी के बीच क्या अंतर है उसको लिखना है। चौथा सवाल है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा दर्शाएं। यहाँ आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखनी है और उसका समीकरण भी बतलाना है। पांचवा सवाल आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। और छठा सवाल है कि वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, हमारे लिए वृक्षारोपण क्यों जरूरी है, हमें क्यों अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए।